आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकॉनमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं ओशीन। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे आईपीओज़ की। जी हाँ, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दरअसल स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपने आईपीओ का जिक्र ज़रूर सुना होगा। तमाम कंपनियां अपने आईपीओ को टाइम टू टाइम लॉन्च करती रहती हैं और लोग उसमें मुनाफे के लिए पैसे लगाते रहते हैं। अगर आपके लिए आईपीओ पैसा लगाने का नया एवेन्यू है और शेयर मार्केट में आप भी पैसा लगाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। इसलिए कि आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु डॉक्टर शरद कोहली, और हमारे साथ हैं स्टॉक मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है। डॉक्टर शरद कोहली, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश की तरक्की में आईपीओ का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर बात करें कंपनी, सरकार और इन्वेस्टर्स की, तो इनका क्या रोल है और आज के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कुछ समझाना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी रोल है, क्योंकि ओशीन, जब हम किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की तरक्की की बात करते हैं जी, तो वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है, एक लफ्ज हम इस्तेमाल बार बार करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो मुझे लग रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है, क्योंकि निवेशक के लिए तो वो सेविंग इन्वेस्टमेंट है। आपने जब आप इस शो का शुरू का वो पढ़ते हैं ओपनिंग सेंटेंस, तो आप सेविंग इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वहीं से जुड़ता है। सेविंग, पहले आप पैसा बचाते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। पर इसका जो दूसरा पहलू है जिसका आपने जिक्र किया कि ये देश के लिए क्या कर रहा है, ये देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन का भी, जैसे जिस कंपनी का रवि जी ने एग्जाम्पल लिया, तो वो कंपनी पैसा बाजार से इकट्ठा करके क्या करेगी, वो उसको एक्सपैंड करेगी। हो सकता है अपनी चंद और फैक्ट्री लगाए, हो सकता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाए, और इसका नतीजा क्या होगा ओशीन? इसका नतीजा ये होगा कि और लोगों को नौकरी मिलेगी और सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। तो आप देखिए कि सभी कंपनीज अगर इस तरीके से करेंगी तो देश की तरक्की का रास्ता हम और बुलंद कर रहे हैं, हम और उस रास्ते को सुदृढ़ कर रहे हैं, हम उस रास्ते को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ, और एक इसका बहुत ही अहम पहलू, क्योंकि आपने यहां पर सरकार का जिक्र कर दिया है, तो आपने एक मेरी ऐसी रग छेड़ दी है जिसको, जो कि आईपीओ से, इसको सीधा मैं जोड़ना चाहूंगा यहां पर। हम जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ओशीन, जब हम सरकारी क्षेत्र की जो कंपनीज हैं, 9 रत्न जिक्र किए जाते थे, जिसमें जो 9 सबसे टॉप मुनाफा कमाने वाली कंपनी होती थी, उसके अलावा सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वजीर आजम साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस बात को बहुत बहुत अहमियत दी है। उन्होंने ये कहा था, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। और मैं भी एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते इसी थ्योरी को बिलीव करता हूं कि सरकार का काम है लोगों को सुविधा देना, लोगों को गवर्न करना, लोगों के लिए जिंदगी आसान बनाना। सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है। इसी बात को लेके सरकार ने ये डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकारी कंपनियों से अपने होल्डिंग को निकालने की सोची कि हम अब इन कंपनियों से निकल जाएं, इनको हम प्राइवेट हाथों में दे दें, इनको हम इन्वेस्टर्स को दे दें, इनको हम प्रोफेशनल्स को चलाने दें, भले ही ये मुनाफे में हो या घाटे में हो, दोनों तरीके की कंपनीज। तो मुझे लग रहा है ये आईपीओ के जरिए सरकारी जो महकमे हैं, जो सरकारी कंपनीज हैं, उनमें सरकार धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकाल रही है। और हम देख रहे हैं कि सरकार हर साल एक टारगेट रखती है कि इस साल हम इतने हजार करोड़ का, जैसे इस साल का 65,000 करोड़ का टारगेट रखा गया कि हम इसमें से, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इशू भी लाया गया, और उसमें और भी कंपनीज अभी क्यू में है। पर इसमें एक चीज देखने वाली है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सरकार जो अपना टारगेट सेट करती है, वो टारगेट कभी कभी पूरा नहीं भी हो पाता है। तो इसमें मैं समझता हूं जिन लोगों को अभी शेयर मार्केट जो सीख रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आईपीओ भी तभी लाया जाता है अगर मार्केट में सेंटिमेंट और मार्केट में माहौल अच्छा हो। आज जब हम बात कर रहे हैं, शायद ये कार्यक्रम जब आप देख रहे होंगे, हो सकता है शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हो या उसके आसपास हो, तो ये माहौल ऐसा है जबकि कंपनियां आईपीओ लाना चाहेंगी। और ऐसे भी दौरान आते हैं जब शेयर मार्केट नीचे चली जाती है,
शेयर मार्केट गिरने लग जाती है, शेयर मार्केट का माहौल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि सब तरफ बिकवाली है, सब तरफ उदासी छा जाती है, तो ऐसे में कंपनियां आईपीओ नहीं लाती। तो इसी प्रकार सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी ये देखती है कि इस समय जो मार्केट का माहौल है वो कैसा है। अगर मार्केट का माहौल खुशनुमा है तो क्यों नहीं सरकार भी डिसइन्वेस्ट करना चाहेगी, क्यों नहीं निजी जो प्राइवेट प्रोमोटर्स है वो भी अपना आईपीओ उसी टाइम लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं ये आईपीओ और सरकार का भी एक सीधा सीधा रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि सरकारी कंपनीज में से सरकार धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहती है और इस पैसे को, जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे को देश की तरक्की में, और देश में अनेकों काम चल रहे हैं उनके लिए सरकार इसको लगाना चाहती है। तो ये आईपीओ देश के लिए, प्रमोटर्स के लिए, निवेशकों के लिए और आज पैसा बोलता है के लिए, सभी के लिए बहुत काम का है। डॉक्टर रवि, जैसा कि कोहली साहब ने बताया कि वक्त बदल रहा है और ऐसे में सरकार भी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रही है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को भी काफ़ी अहमियत दे रही है, जिसके वजह से डिजिटल इकॉनमी और ग्रोइंग इकॉनमी पर काफ़ी असर पड़ रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के आने से क्या फ़ायदा है और साथ में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आईपीओ अगर जैसे स्टॉक मार्केट का एक पहिया है, अगर आईपीओ आते रहते हैं तो एक स्टॉक मार्केट में नए नए इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज इन्वेस्टर को मिलते हैं जिसमें वो पैसे लगा सकते हैं, और कंपनियों को भी फायदा है कि अगर वो नए आईपीओ लेकर आती है, इसका मतलब है कि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब मैं आपसे यहाँ पर पाकिस्तान की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर जो इकोनॉमिक हालात है वहाँ पर आईपीओ लाना एक चैलेंज होगा, वहाँ का स्टॉक मार्केट एक चैलेंज होगा, उसकी बात कहीं नहीं की जाती। लेकिन आपके सामने यहीं पर भारत के स्टॉक मार्केट को दिग्गज रेटिंग एजेंसीज भी यहां पर पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रही हैं। कोविड के दौरान जहां पर यूरो जोन पूरा का पूरा जो है वो जूझ रहा है अपने कोविड में जो मंदी देखने को मिली थी, आप वहां के पावर की प्राइसेस इतनी बढ़ गई कि लोग वहां के परेशान हैं। भारत में वहीं पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पावर सेक्टर एक अलग सेगमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये दिखा रहा है साफ साफ कि आपको इकोनॉमी का पहिया अगर चलना है तो आईपीओ तो आपको आपके आते रहेंगे और नए नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आपको मिलते रहेंगे। और जब स्टॉक मार्केट की बात होती है तो हर जगह का स्टॉक मार्केट आपसे, अगर आप सिंपल अगर किसी भी आदमी को समझना होता है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी चल रही है तो सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट का जिक्र करता है। अब जैसे आप कोई यूएस का अगर देखना है कि यूएस में इकोनॉमी कैसे है, हालात कैसे हैं, तो वहाँ के डाउ जोन्स को आदमी देखता है और जिस हिसाब से वहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस है, वहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड है उनके जो रिटर्न्स रहे हैं उसके बेसिस पे अग्रेसिव आपको रिटर्न्स अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। चाइना की तरफ आप एग्जांपल देख लीजिए, जब भारत और चाइना के संबंध यहाँ पर जिस तरीके से थे, उसके बाद जब चाइना से हमने इंपोर्ट कम करना शुरू कर दिया और उसके बाद बहुत सी कंपनीज के हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में शिफ्ट होने की बात होने लगी क्योंकि कोविड के दौरान जो हालात देखने को मिले। आज भी आप अगर चाइना की बात करें तो देखिए वहां पे आज भी कोविड के लॉकडाउन्स चल रहे हैं और हम अपनी इकोनॉमी में यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो खास तौर से स्टॉक मार्केट पे एक इंडिकेट होते हैं कि यहाँ की इकॉनमी आगे अच्छी परफॉर्म करेगी, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर ऐसे हालात बनते रहे तो नई नई कंपनीज जो कि इस समय, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है और जिसपे उन्होंने नए नए एंटरप्रेन्योरशिप को ऑफर किया है, बड़े सपोर्ट्स दिए हैं, लोन सपोर्ट करने की बात की है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बात की। इनफैक्ट मैं तो इस लास्ट 3 सालों में एक चीज़ देख रहा हूँ, जो बदलाव है कि लोग अब खुद नौकरी नहीं करना चाहते, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप से नई कंपनीज को ला रहे हैं और उसके बाद वो कंपनीज को ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और साथ ही आगे बहुत अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रांग होता रहा तो उन कंपनीज के आईपीओ भी हम आते हुए देखेंगे और इसका फायदा भारत की इकोनॉमी को भी देखने को मिलेगा और ओवरऑल इन्वेस्टर को भी सही पैसे कमाने का यहाँ पर मौका जरूर मिलेगा। बात की जाए वुमेन इन्वेस्टर्स की, होम मेकर्स की, वो भी घर में बैठकर शेयर मार्केट्स में आजकल जैसे डिजिटल इकॉनमी तेज़ी से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, तो ऐसे में घर पर बैठकर वो जो शेयर मार्केट्स में अगर अपना पैसा लगाती हैं तो उनके लिए खास तौर पर क्या अपॉर्चुनिटी देती है आईपीओ? 2 तरीके के विमेन इन्वेस्टर्स होती हैं ओशिन, आप देखिएगा आप कौन से कैटेगरी में आती हैं। एक होती हैं जो बहुत एक्टिव इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो लोग कामकाजी महिलाएं हैं
और उनकी क्योंकि निरंतर तनख्वाह आती है या उनकी इनकम आती है तो वो उसको निवेश करना चाहती हैं। दूसरा होती है जो होम मेकर्स होते हैं, जो घर में जो घर संभालती हैं, तो उनके पास भी हमने देखा जब पीछे डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, खूब पैसा उन्होंने जमा किया हुआ था और पैसा उन्होंने बाद में निवेश करना चाहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल्स देके बताया था कि आईपीओ एक ऐसा जरिया है जिसमें आप कम प्राइस पर, जिन शेयर्स के आज प्राइस मान लीजिए 4,000 रुपए का एक शेयर है, आप मानेंगे नहीं ओशीन, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात पे ध्यान दें कि हो सकता है वो 20 रुपए का निकला हो, तो 20 रुपए का जो शेयर मान लीजिए 10 साल 20 साल पहले भी निकला हो, अगर आज वो 4,000 रुपए का है तो इतने सालों में भी आप कैलकुलेट करते रहिए कितने 100% आपका रिटर्न इसमें आ चुका है। तो आईपीओ आपको मौका देता है एक बड़े रिटर्न में एंट्री करने का, आपको घुसने का छोटी कीमत पर बड़े रिटर्न में। और मैं एक और बहुत ही जरूरी बात जो ओशीन यहां पर करना चाहूंगा कि आईपीओ जो लोग ले रहे हैं, एक तो ये थ्योरी थी जो रवि ने बताई कि अगले आपको 2-3 दिन में अगर वो दिख रहा है कि वो अपनी कीमत पर नहीं टिक पा रहा है तो उसमें से आप निकल जाइए। एक स्ट्रैटेजी ये भी कहती है कि जो लोग आईपीओ में, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आईपीओ लेते हैं पर वो बेचते नहीं है, उनको जब पता लग जाता है कि ये कंपनी अच्छी है उसको वो रख के भूल जाते हैं। वो कहने का भूल जाने का मेरा मतलब ये है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल्स अभी दिए, आज उन लोगों का मुनाफा कई 1000% हो चुका है, कई 100% भी नहीं। तो अगर अच्छी कंपनी में आप कर रहे हैं तो आपको उसका मल्टीपल रिटर्न, और इसका एक और फायदा आईपीओ का जो मेरे ख्याल बहुत लोग भूल जाते हैं कैपिटल से कमाने के चक्कर में, वो है डिविडेंड। क्योंकि वो कंपनी आपको निरंतर जब मुनाफा कमाएगी तो साल ब साल आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देती रहेगी, 5%, 6%, 7%, 8%, 20%, 25%, कोई तो 50% तक भी डिविडेंड देते हैं। तो वो डिविडेंड आपके लिए तो आम के आम गुठलियों के दाम साबित हो जाता है कि एक तरफ तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आईपीओ नए निवेशकों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी जितनी ख्वातीन हैं अगर वो हमको सुन रही हैं तो मैं उनको कहूंगा कि आप किसी से सलाह करके अपनी बचत को आप आईपीओ में लगाएं और उसको लगा के कुछ टाइम के लिए भूल जाएं। पर अगर अच्छा है तो भूल जाएं, उसको रख लीजिए, और कुछ साल बाद जब आप फिर पैसा बोलता है में हमें जरूर कनेक्ट करिएगा और बताइएगा कि आज आपने कितना कमाया, और हम इनसे ओशीन को लड्डू वड्डू उस टाइम खा लेंगे जब इन्होंने कमाई की होगी। तो जी बिल्कुल। और डॉक्टर रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आईपीओ जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, जैसे कि 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 30 गुना, जो भी, तो ऐसे वक्त में शेयर्स कैसे अलॉट होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि ओवर सब्सक्राइब का मतलब ये हो गया कि आपने किसी प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट है, सपोज करिए मेरे पास 10 पेन है और मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ और अचानक से मेरे पास 50 बायर आ गए, तो मैं 10 पेन को बांटना होगा तो मैं कैसे बांटूंगा? तो उसमें लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा कि यानी कि उन 50 लोगों के नाम लिख के डाल दिए और जिनके भी नाम निकले 10 लोगों को, उनको वो शेयर दे दिया गया। जनरली कंपनी कोशिश यही करती है कि जो मिनिमम अलॉटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जाए, और ख़ास तौर से वो इसमें एक गैप रखती हैं कि कुछ वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर को देती हैं, कुछ वो HNIs के लिए रखती हैं और कुछ रिटेलर के लिए रखती हैं। उससे क्या होता है कि किसी भी कंपनी में आगे मैनिपुलेशन नहीं देखने को मिलता, और इसका एक फ़ायदा भी होता है। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो रिटेलर है उसका भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, उसको भी मौका मिलता है यहाँ पर पैसा कमाने का। तो ओवर सब्सक्राइब अगर कोई हो रहा है तो इसका मतलब है, पहला तो हो गया कि लॉटरी सिस्टम से आपको मिनिमम अलॉट हो गया, लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब है तो एक इंडिकेशन आपको और मिलता है कि जब ये स्टॉक लिस्ट होगा तो ये अब जब 50 बायर हैं और वही मेरे पास 10 पेन है और मैं अगर उसको 5 रुपए के प्राइस रखा हूं तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर उसमें होंगे जो कि कहेंगे 5 रुपए तो बहुत कम प्राइस है, मैं इसको 10 रुपए पे भी ले सकता हूं। और ऐसा होगा, और इसी वजह से शेयर के प्राइसेस 30%, 40%, 50% ऊपर लिस्ट होते हैं। यानी कि जो प्राइस बैंड, जैसा कोहली जी ने बताया, मैं उसी एग्जाम्पल के लेता हूं कि किसी कंपनी का प्राइस अगर 300 रुपए का प्राइस बैंड है तो वो हो सकता है आपको 400, 450 रुपए का लिस्ट होता हुआ नजर आए, और ऐसा ज्यादातर कंपनीज के साथ होता है जिनकी ओवर सब्सक्रिप्शंस आती हैं। तो आपके लिए ये भी मौका होता है। अब जहां तक आपने अभी वुमेन की बात की थी, मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, और कोहली जी भी इस चीज को एग्री करेंगे, इस समय मैं कई टीवी चैनल्स पे कॉलर शोज करता हूं और
80% कॉल्स जो होती हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं वो गृहिणियों के होते हैं, जो कि घर में उन्होंने फिक्स टाइम कर रखा है कि किचन संभाला, उसके बाद कंप्यूटर ऑन किया और सामने शेयर मार्केट खोल के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाती हैं और कहीं ना कहीं से वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने हस्बैंड के साथ अपने घर के खर्च को उसी से निकाल रहे हैं। डॉक्टर कोहली, हम इन्वेस्टर वर्ड सुनते रहते हैं, साथ ही स्पेक्टैक्युलर वर्ड भी हम सुनते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये वर्ड किस तरफ इंगित करता है। देखिए, स्पेकुलेशन जो है वो शेयर मार्केट से ही संबंध रखता है। अगर मैं स्पेकुलेशन को मैं आम भाषा में आम लफ्जों का इस्तेमाल करूं, कुछ लोग इसको सट्टा कह देते हैं, कुछ लोग इसको मैं ज्यादा शब्दों का यह इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा उससे। पर स्पेकुलेशन को अगर हम सीधी सरल भाषा में समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि आप जब निवेश कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप खरीद बेच कर रहे हैं, बिना किसी फंडामेंटल को देखे, सिर्फ आप एक प्राइस मूवमेंट देख के या अंदाजा लगा के या किसी होने वाली ऐसी घटना को, कोई ऐसे इंसिडेंट को कि भाई ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, जैसे लोग लगाते नहीं है दाव लगा दिया, मैं अगर आसान भाषा में कहूं तो आप दाव लगा रहे हैं एक तरह से। पर देखिए, दाव लगाना कभी भी एनालिसिस के बेसिस पे नहीं होता है। तो स्पेकुलेशन से हम सभी निवेशकों को हम तो ये राय देते हैं कि स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप स्पेकुलेट करेंगे तो आपको जो लॉस होने का चांस है वो 50% हो जाता है। अब ये तो ये है ना, दाव लगाया, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और बेचने पे भी लगाया जाता है दाव, खरीदने पे भी लगाया जाता है। तो स्पेकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे लगता है, और एक बहुत जरूरी मैंने जो ट्रेंड देखा है, मैं बल्कि रवि इस बात से अग्री करेंगे कि लोग इन्वेस्टर बन के आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। हमने बहुत देखा है, लोग सोच के आते हैं भाई हम तो 6 महीने के लिए, साल, 2 साल, 3 साल के लिए लगाएंगे। होता क्या है, उन्होंने 100 रुपए लगाए और वो 15 दिन बाद 150 रुपए हो गए। अब उनको लगता है भैया तो 50 रुपए का फायदा अभी है, ये फायदा तो हम अभी अब से 1.5 साल बाद लगा के बैठे थे, तो हमको 15 दिन में आ गया, बेच के अलग हो जाते हैं। और फिर उसको दोबारा लगाते हैं, फिर 10-15 कमा लिए, फिर 5-7 कमा लिए, 2-4 गवा दिए, और ये उनको फिर इस बात की लत लग जाती है, उनको इस बात की आदत हो जाती है और वो निवेशक से ट्रेडर बन जाते हैं। तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली हमारे सारे दर्शकों को यह सलाह देना चाहूंगा, अगर आप निवेशक है तो आप निवेशक ही बने रहिए, आप ट्रेडर मत, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत रिसर्च चाहिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत समय चाहिए, ट्रेडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे आंखें गड़ाकर बैठना पड़ेगा, आपको एक एक पैरामीटर को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से कुछ भी चूक जाते हैं तो आपको उसमें घाटा हो सकता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यू विल बर्न योर फिंगर्स, आप अपनी उंगलियां जला लेंगे। तो इसलिए स्पेकुलेशन से, तो मैं ओशिन आपके सवाल पर सीधा आऊं, तो स्पेकुलेशन से हम लोग थोड़ा दूर रहने की सलाह देते हैं। इसलिए देते हैं, कोई मतलब जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि आम निवेशक के लिए उन पैरामीटर्स को ट्रैक कर पाना, और आप मानेंगे नहीं, प्राइसेस एक शेयर मार्केट में ऑप्शंस होती हैं, उन ऑप्शंस की कीमतें ओशिन, आप इस बात को सच मानिए, हमारे पलक झपकने से पहले उसमें से कई 100 भाव बदल जाते हैं, तो हमारी तो आंखें ही नहीं पकड़ सकती उसको। आजकल ऑटोमेटिक ट्रैकिंग हो रही है, आजकल एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, वो आपकी आंख के ज्यादा पकड़ सकती है। तो मुझे लग रहा है स्पेकुलेशन से दूर रह के आपको एक सिंसियर निवेशक बन के रहना चाहिए। आईपीओ में लगाइए, अच्छी कंपनी चुनिए और उसको कुछ टाइम के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, उसको भूल जाइए। इसका मतलब होल्डिंग में प्रॉफिट है सर? जी, होल्ड करके चलेंगे अच्छी कंपनी में तो आपको वो मुनाफा देके जाएगा। आप बार बार खरीद फरोख्त करते रहेंगे तो मुनाफा भी हो सकता है पर नुकसान भी हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके बारे में आप समझाएं। अभी कोहली साहब ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि इन्फोसिस के 1 लाख के शेयर खरीद के भूल गए थे और 22 साल बाद, 23 साल बाद वो शेयर 700 करोड़ के हो गए, यानी कि अब उनकी रिचेस्ट में कल जो है वो काउंटिंग होती होगी। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने किया था तो ऐसा हो गया। आप बिलीव रखिए, आज आप इसी निर्णय को लीजिए और 22 साल 20 साल का टारगेट रखिए, आपके पैसे उतने ही बनेंगे और मैं समझता हूं उससे कहीं ज्यादा भी बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा हो या जब भी आप ऐसा सोचते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसीलिए आप करके रखें। 10-20 साल के लिए जब आप निवेश करते हैं तो आपको आगे जो करोड़पति का टारगेट है उसको अचीव होने से कोई रोक नहीं सकता, और आपकी जो भी जिंदगी की जरूरतें हैं, चाहे आपके बच्चे की पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, शादी हो, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो, वो सारा इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं।
डॉक्टर कोहली, अगर बात करें बारीकियों की, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एक मिडिल क्लास के लोग, इन्वेस्टर्स, वो क्या कुछ बहुत बारीकियों पर अगर जाएं तो ध्यान दें कि वो होते ना संभल कर खेलना। दो तरीके के इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं आईपीओ के। एक तो हैं बहुत घिसे हुए लोग हैं जो कि बहुत टाइम से आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उनको काफी तजुर्बा भी है और उनको इन बारीकियों के बारे में काफी हद तक मालूम है। पर जो ज्यादा देखे जा रहे हैं, अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो सुने आप, जैसे आपने इन्वेस्ट किया, आपने किसी को बताया, उसने कहा अरे तुमने उसमें किया, बोला हाँ हमने अभी तक नहीं किया, करो इसके बस 1-2 दिन बचे हैं, तुम भी कर लो फटाफट। इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास टाइम कम होता है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए आईपीओ कुछ दिन के लिए खुला रहता है, ये ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने तक इसमें कर सकते हैं। तो उन्हीं 3-4 दिन में आपको ये सारा करना है। अगर आईपीओ का आप पहले से पता लगा लें, पहली बारीकी कि जो आने वाले आईपीओ हैं आप उसका थोड़ा सा पहले से पता लगाएं। वो इसलिए कि आपको रिसर्च करने का टाइम मिले, आपको वक्त मिल जाए। अगर रिसर्च करने का वक्त नहीं मिलेगा तो आपके पास गिन के वो 3-4 दिन रहेंगे। उन 3-4 दिन में आप जल्दबाजी में अपने काम में भी बिजी रहते हैं, तो आप जल्दबाजी में आके पैसा लगा देंगे। तो अगर आप पहली बारी की कि आप पहले से एंटिसिपेट करें कि कौन से आईपीओ आने वाले हैं, पहला। दूसरा, जब आईपीओ आए तो मैं तो पहले भी मैंने यही बोला है, मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस खुद करनी आती है, मतलब आप कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी कर सकते हैं, आप कंपनी के मुनाफा कितना कमाया है, कितने % मुनाफा कमा रही है, और सेल्स का जैसे रवि ने जिक्र किया, आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले 3-4 साल में, आप कर सकते हैं। वरना आप किसी एक्सपर्ट की मदद लें। तो दूसरा सलाह यह है कि किसी एक्सपर्ट की निगरानी में, उसकी गाइडेंस में आप इन्वेस्ट करें। और तीसरा, आप ये देखें कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अपना ये नहीं कि जितना आपने पैसा बचाया है सब एक ही आईपीओ में लगा दें। ये एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं ओशीन, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक इंग्लिश में कहावत होती है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। एक ही टोकरी में सारे के सारे नहीं रखने चाहिए। आपको अगर मान लीजिए 3-4-5 एक महीने में अच्छे आईपीओ आ रहे हैं और आपके पास 10-20-50 हजार लाख रुपया है, आप उसको थोड़ा थोड़ा उन 4-5 में बांटिए, अच्छे में बांटिए। ये नहीं कि 4-5 में बांटने हैं तो सब में इन्वेस्ट कर दिया, उनमें से जो अच्छे हैं उनमें बांट के इन्वेस्ट करिए। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा, आपका रिस्क फैल जाएगा। एक ही में मान लीजिए एक कंपनी की लिस्टिंग कम हुई, दूसरे में मुनाफा हो जाएगा, दूसरे में कम हुआ, तीसरे में हो सकता है और ज्यादा हो जाए। तो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो खड़ा हो जाएगा। तो सारा पैसा एक में नहीं लगाना है। और अगर मैं बारीकी में जाऊं, मुझे नहीं पता कि दर्शक कितना इसको समझ पाएंगे। आरओई का, रिटर्न ऑन इक्विटी का इन्होंने जिक्र किया। उसके अलावा बुक वैल्यू देखी जाती है, कंपनी की जो बैलेंस शीट में टोटल डेट इक्विटी रेशियो देखी जाती है कि कितना कंपनी ने उधार लिया हुआ है। यह भी देखा जाता है ओशीन कि यहां जो कंपनी के मालिक हैं, असल में जिन्होंने कंपनी बनाई थी, उन्होंने अपने पास कितना रखा और लोगों को कितना दिया जी। अगर किसी मालिक ने अपने पास ज्यादा रखा है, लोगों के पास कम छोड़ा है, इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई फायदा है, लोगों से कुछ ले लो पर ज्यादा अपने पास रखो। और अगर ज्यादा लोगों को दे दिया, अपने पास बहुत थोड़ा छोड़ा है, तो इसका कई दफे अच्छा नहीं भी माना जाता है। और एक और टर्म आईपीओ में यूज होता है जो मैं यहां पर जिक्र करना जरूरी है, उसको हम कहते हैं एफपीओ। एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब है कि कोई कंपनी का आईपीओ ओशीन ऑलरेडी आ चुका है, अब वो दोबारा कुछ साल बाद वो फिर से एक अपना इशू लाना चाहती है, तो उसको आईपीओ तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आईपीओ का मतलब तो हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब शुरू में जब आपने पहली बार जब आपने पब्लिक ऑफरिंग करी, पर यहां तो आपका शेयर पहले से लिस्टेड है, उसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब है कि आपका आईपीओ पहले कभी आ चुका है, अब आप दोबारा से पैसे को जुटाना चाहते हैं निवेशकों से, उसको हम एफपीओ कहते हैं। वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा विश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उस कंपनी के पहले से ही वो शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं। डॉक्टर रवि, आपसे हम कंक्लूडिंग रिमार्क जानना चाहेंगे कि आईपीओ पर, उसकी बारीकियों पर आप क्या कुछ हमारे इन्वेस्टर्स को कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर रिटर्न कमाना है, अपने टारगेट, अपने जीवन के गोल अचीव करने और एक अच्छी लाइफ आपको गुजारनी है, तो आपको निवेश की और इन्वेस्टमेंट की रणनीति को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट में आप जाते हैं, चाहे आप बैंक की एफडी में निवेश कर रहे हो, स्टॉक मार्केट पे निवेश कर रहे हो, तो एक आईपीओ भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इसमें आप ध्यान रख के आप अच्छे पैसे बना सकते हैं
और अपनी जो लाइफ है उसको और इजी तरीके से जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीओ को आपके अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। थोड़ी बहुत आरएनडी करिए, और हम यहाँ पर कोशिश यही करते हैं आपके पैसा वसूल में कि आपको ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ दे पाएँ जो कि आपको प्रॉफिट दे सकें, आपकी लाइफ और ईजी कर सकें। तो मुझे लगता है कि आईपीओ मार्केट को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप दोनों ने जो आज हमारे पैसा बोलता है कार्यक्रम में जो जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी है आईपीओज़ के ऊपर, तो वो अपने आप में ही एक बहुत ही काबिल तारीफ़ जानकारी है। लोग उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होंगे, सीखेंगे, स्ट्रैटेजिकली वो आगे बढ़ेंगे, स्मार्टली प्ले करेंगे। और डॉक्टर शरद कोहली, आप हमारे स्टूडियो में आए, साथ ही डॉक्टर रवि सिंह, आप भी अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा बोलता है कि इस ख़ास कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आपकी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।